गाइस माई सेल्फ डॉक्टर यश। आज अपन डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एफएमजी एग्जाम और राजस्थान मेडिकल ऑफिसर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, ए मेल नियोनेट इज बोर्न विथ एन एम्फेलोसील। अब एम्फेलोसील होता क्या है ये डिस्कस करते हैं अपन। इसके अंदर क्या है, जो एब्डोमिनल कंटेंट है, जो एब्डोमिनल कंटेंट है नियोनेट के अंदर, जैसे कि इंटेस्टाइन, बावल, ये क्या करेंगे, प्रोट्रूड आउट, मतलब ये बाहर निकल जाएंगे, प्रोट्रूड आउट थ्रू अम्बलाइकस, प्रोट्रूड आउट थ्रू अम्बलाइकस, और ये फेल हो जाएंगे, फेल टू रिटर्न इन द एब्डोमन और एब्डोमिनल केविटी। इसके अंदर क्या हो रहा है, सिंपल सा समझेंगे अपन। एम्फेलोसील में हो रहा क्या है, जो एब्डोमिनल केविटी के कंटेंट है वो प्रोट्रूड आउट हो जाएंगे, यानी कि वो एब्डोमन से बाहर निकल जाएंगे थ्रू अम्बलाइकस, अम्बलाइकस के थ्रू वो एब्डोमन से बाहर निकल जाएंगे, और फिर वो फेल टू रिटर्न इन दी एब्डोमन, अब वो बाहर ही रह जाएंगे, एब्डोमन के अंदर नहीं आएंगे। तो ये क्या हो गया, एक डिफेक्ट हो गया थ्रू अम्बलाइकस। अब ये जो इंटेस्टाइन और एब्डोमिनल कंटेंट बाहर आ रहे हैं, ये कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन और पेरिटोनियल सेक। अब ये जो पेरिटोनियल सेक है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो तो बनी हुई होती है एमनियोन से, और इनर लेयर बनी हुई होती है पेरिटोनियम से। तो दोबारा समझेंगे, जो एम्फेलोसील है उसमें क्या हो रहा है, एब्डोमिनल कंटेंट है वो बाहर निकल जाएंगे थ्रू अम्बलाइकस, बाहर निकल गए थ्रू अम्बलाइकस, अब वो वापस अंदर की साइड नहीं जाएंगे, अब वो बाहर ही रह जाएंगे, एब्डोमेन से बाहर की साइड ही रह जाएंगे। अब जो इंटेस्टाइन और एब्डोमिनल कंटेंट बाहर आए हैं वो कवर्ड होंगे बाय द मेम्ब्रेन विच इज नाउन एज पेरिटोनियल सेक, जिसकी आउटर मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, एमनियोन की, और इनर लेयर है पेरिटोनियम की। तो एम्फेलोसील के अंदर जो इंटेस्टाइन बाहर आ रही है वो किसके थ्रू कवर्ड है, मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड है, मेम्ब्रेन से कवर्ड है वो। समझ में आ रही है। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो एम्फेलोसील है इसको अपन गैस्ट्रोकिसिस से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब अपन इसको इमेज से समझेंगे। मैंने बता दिया है कि जो एम्फेलोसील है उसके अंदर जो इंटेस्टाइनल कंटेंट बाहर आ रहे हैं वो किससे कवर्ड है, वो मेम्ब्रेन से कवर्ड है। कौन सी मेम्ब्रेन, पेरिटोनियल सेक, जिसका आउटर पार्ट है एमनियोन और इनर पार्ट है पेरिटोनियम। अब इसको इमेज से समझेंगे अपन। अब इमेज देख लो, ये है एम्फेलोसील पहला, और ये है गैस्ट्रोकिसिस। मैंने क्या बताया था, जो एम्फेलोसील है वो कवर्ड होंगे थ्रू, कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन, पेरिटोनियल सेक। ये जो व्हाइट कलर की मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, ये क्या है, पेरिटोनियल सेक। इसका जो आउटर पार्ट होता है पेरिटोनियल सेक, कब होता है, एमनियोन, और इनर पार्ट होता है पेरिटोनियल लेयर। तो जो एम्फेलोसील है उसके अंदर जो इंटेस्टाइन बाहर आ रहे हैं एब्डोमन से, वो कवर्ड है थ्रू द मेम्ब्रेन, बाय द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से कवर्ड है। लेकिन गैस्ट्रोकिसिस के अंदर जो इंटेस्टाइन बाहर आ रही है ये अम्बलाइकस से बाहर नहीं आती, ये तो थ्रू अम्बलाइकस बाहर आ रही है, थ्रू अम्बलाइकस बाहर आ रही है। ये बाहर आ रही है एडजेसेंट टू दी अम्बलाइकस, एडजेसेंट टू दी अम्बलाइकस। अब ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू दी स्प्लिटिंग ऑफ एब्डोमिनल वॉल फ्रॉम राइट साइड। और उसकी वजह से क्या होता है, जो एब्डोमिनल वॉल की स्प्लिटिंग हो रही है उसके थ्रू कौन बाहर निकल जाएगा, इंटेस्टाइन बाहर निकल जाएगी, और वो मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होगी। वो हो गया गैस्ट्रोकिसिस, यानी कि वो अम्बलाइकस से बाहर नहीं निकल रहा, वो निकल रहा है एडजेसेंट टू दी अम्बलाइकस, अम्बलाइकस से पास जो जगह है उसके थ्रू वो बाहर निकल रहा है। और जो एम्फेलोसील है वो अम्बलाइकस के थ्रू बाहर निकल रहा है, और एम्फेलोसील कवर्ड है मेम्ब्रेन से, और गैस्ट्रोकिसिस मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है। ये दो चीज़ें डिफ्रेंशिएट कर रही है इनको। और क्या चीज़ें होती है एम्फेलोसील में, एम्फेलोसील एसोसिएटेड विथ ट्राइसोमी
13, 18 and 21 and also associated with congenital malformation like CVS malformation। ये तो हो गया एम्फेलोसील के बारे में। और अब आप पढ़ते हैं गैस्ट्रोकिसिस के बारे में कुछ चीज़ें। गैस्ट्रोकिसिस में क्या होता है, जो ये बावल है ये मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है। अब जब ये मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है तो ये एक्सपोज होंगे एनवायरनमेंट को। जब ये एक्सपोज होंगे एनवायरनमेंट को, इसकी वजह से बावल क्या हो जाएगा, ईडीमेटस। बावल कैसा हो जाएगा, ईडीमेटस। और बावल के अंदर परफोरेट होने के चांस भी क्या हो जाएंगे, परफोरेशन होने के चांस भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। समझ में आ गया। और क्या चीजें मिलेगी इसके अंदर, इसके अंदर अपन को दिखेगा, इसके अंदर अपन को दिखेगा एसोसिएटेड विथ इंटेस्टाइनल एट्रेजिया। वो तो एसोसिएटेड था, एम्फेलोसील किससे एसोसिएटेड था, ट्राइसोमी 13, 18, 21 एंड कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। एम्फेलोसील इनके साथ एसोसिएटेड था। गैस्ट्रोकिसिस किनके साथ एसोसिएटेड है, वो एसोसिएटेड है इंटेस्टाइनल एट्रेसिया के साथ में। और गैस्ट्रोकिसिस का जो प्रोग्नोसिस है वो होता है गुड प्रोग्नोसिस। गुड प्रोग्नोसिस क्यों होता है ये, क्योंकि इसके अंदर कोई भी कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन नहीं मिलेगी अपन को। गैस्ट्रोकिसिस के अंदर कोई भी कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और एम्फेलोसील में कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे सीवीएस मालफॉर्मेशन। तो उसकी वजह से पेशेंट क्या हो जाएगा, बेड प्रोग्नोसिस के अंदर चला जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये दोनों चीजें डिफ्रेंशिएट कर रही है इन दोनों का आपस में। एम्फेलोसील मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है और गैस्ट्रोकिसिस मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता। इसकी वजह से गैस्ट्रोकिसिस के अंदर इडिमेटस और परफोरेशन होने के चांस इंक्रीज हो जाएंगे। गैस्ट्रोकिसिस का प्रोग्नोसिस गुड होता है। गैस्ट्रोकिसिस किसके साथ एसोसिएट रहता है, इंटेस्टाइनल एट्रेसिया के साथ में। समझ में आ गया। अब आगे पढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, बिकॉज इन एम्फेलोसील द प्रोट्रूजन इज नॉट कवर्ड बाय द sac, a defect in the abdominal musculature associated with intestinal atresia associated with congenital malformation। अब ये जो शुरू के तीन फीचर हैं ये किसके साथ एसोसिएटेड हैं, गैस्ट्रोकिसिस के साथ में। ये कैसे पता लगा, मैंने क्या बताया था, गैस्ट्रोकिसिस कवर्ड नहीं होता मेम्ब्रेन से, तो ये भी सही है। ए डिफेक्ट इन द एब्डोमिनल वाल मस्कुलेचर, मैंने बताया था एब्डोमिनल वाल का क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग हो जाएगी, जिसके थ्रू इंटेस्टाइन बाहर आ जाएगी, प्रोट्रूड आउट कर जाएगी। एसोसिएटेड विथ इंटेस्टाइनल एट्रेजिया, ये भी गैस्ट्रोकिसिस का फीचर है। लेकिन एसोसिएटेड विथ कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, ये किसका फीचर था, ये एम्फेलोसील का फीचर था। इसलिए एम्फेलोसील बेड प्रोग्नोसिस होता है, क्योंकि वो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन के साथ एसोसिएटेड रहता है। मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, सीवीएस मालफॉर्मेशन। और साथ में क्या मिलता है एम्फेलोसील में, ट्राइसोमी 13, 18 एंड 21। समझ में आ गया। और एम्फेलोसील कवर्ड होता है मेम्ब्रेन से। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये तो हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार आ रखा है। क्राइटेरिया दैट डिफरेंशिएट्स बिटवीन एक्सुडेटिव फ्रॉम ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। अब एक्सुडेटिव और ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये अपन पढ़ते हैं लाइट्स क्राइटेरिया। क्या पढ़ते हैं, लाइट्स क्राइटेरिया। इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, जो एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन है उसके अंदर प्रोटीन भी एलिवेटेड रहता है और एलडीएच भी एलिवेटेड रहता है। क्योंकि जब भी एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन का नाम आएगा तो साथ में क्या मिलेगा अपन को, इन्फ्लामेशन। क्या मिलेगा साथ में, साथ में मिलेगा इन्फ्लामेशन। साथ में क्या मिलेगा, साथ में मिलेगा इन्फ्लामेशन। जब भी एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन का नाम आएगा साथ में मिलेगा इन्फ्लामेशन। और हमें पता है कि इन्फ्लामेशन में प्रोटीन भी इंक्रीज हो जाता है और एलडीएच भी इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि इन्फ्लामेशन के अंदर क्या होता है, प्रोटीन भी इंक्रीज होगा और एलडीएच भी इंक्रीज होगा। ये इन्फ्लामेशन अपन पढ़ते हैं जनरल पैथोलॉजी में कि इनके अंदर प्रोटीन की मात्रा भी इंक्रीज होती है और एलडीएच की मात्रा भी इंक्रीज होती है। तो एक्सुडेटिव फ्लूइड अपन को पता है इन्फ्लामेशन के अंदर मिलेगा। तो जब भी इन्फ्लामेशन होगा
तो एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन होगा। अब इन्फ्लामेशन कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है? रूमेटोइड अर्थराइटिस, SLE, समझ में आ रहा है, पैनक्रियाटाइटिस। इन सब के अंदर क्या होता है? इन सब के अंदर होता है इन्फ्लामेशन। तो जहां भी इन्फ्लामेशन होगा वहां अपन को कैसा टाइप का प्लूरल इफ्यूजन मिलेगा? एक्सुडेटिव टाइप ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। और इन्फ्लामेशन के अंदर प्रोटीन भी एलिवेटेड होगा और LDH भी एलिवेटेड होगा, क्योंकि इन्फ्लामेशन के टाइम सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो प्रोटीन इंक्रीज हो जाता है और LDH का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। तो जहां जहां भी अपन को इन्फ्लामेशन मिलेगा वहां वहां पे प्रोटीन और LDH एलिवेटेड मिलेगा। और प्रोटीन और LDH लाइट्स क्राइटेरिया में इंक्लूडेड होते हैं, शुगर इंक्लूड नहीं होती है। शुगर इज नॉट इंक्लूडेड, शुगर इज नॉट इंक्लूडेड इन लाइट्स क्राइटेरिया। तो अब क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि हाई प्रोटीन इन प्लूरल फ्लूइड। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक्सुडेटिव को ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो हाई प्रोटीन इन प्लूरल फ्लूइड, जहां जहां इन्फ्लामेशन वहां होगा एक्सुडेटिव टाइप ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। अब इन्फ्लामेशन के बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, जैसे रूमेटोइड अर्थराइटिस है। रूमेटोइड अर्थराइटिस में भी क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है। पैनक्रियाटाइटिस में भी क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा। और जो कहीं भी मैलिग्नेंसी होगी तो मैलिग्नेंसी के अंदर भी क्या होते हैं? इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हाई होते हैं, तो वहां भी इन्फ्लामेशन होगा। तो वहां भी कैसा टाइप ऑफ प्लूरल इफ्यूजन मिलेगा? एक्सुडेटिव टाइप ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। ट्यूबरकुलोसिस, ये भी क्या है? क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, तो इसके अंदर भी क्रोनिक इन्फ्लामेशन मिलेगा। तो इसके अंदर भी कैसा प्लूरल इफ्यूजन मिलेगा? एक्सुडेटिव टाइप। अब ट्रांसुडेटिव टाइप ऑफ प्लूरल इफ्यूजन में क्या होता है? जो प्रोटीन होता है, प्लूरल फ्लूइड का प्रोटीन होता है और सीरम प्रोटीन का जो रेशियो होता है वो होता है 0.5 से कम। प्लूरल फ्लूइड का प्रोटीन का रेशियो विथ सीरम प्रोटीन से वो होता है लेस देन 0.5। तो प्लूरल फ्लूइड प्रोटीन डिवाइडेड बाय सीरम प्रोटीन का जो रेशियो है वो होगा लेस देन 0.5। प्लूरल फ्लूइड LDH डिवाइडेड बाय सीरम LDH लेस देन 0.6 होगा। तो लाइट्स क्राइटेरिया ये होता है, प्रोटीन और LDH का रेशियो होता है लाइट्स क्राइटेरिया में ट्रांसुडेटिव फ्लूइड के अंदर। तो जो प्लूरल LDH होता है और जो सीरम LDH होता है उनका रेशियो होता है लेस देन 0.6। प्लूरल प्रोटीन का रेशियो और सीरम प्रोटीन का रेशियो लेस देन 0.5। अब ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा अपन को नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अलावा कौन सा हो गया? लीवर सिरोसिस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और पेरिकार्डियल डिजीज, इनमें मिलेगा ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। मोस्ट कॉमन कॉज 3 याद रखने हैं: कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, लीवर सिरोसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसके अंदर जो रेशियो होगी सीरम प्रोटीन डिवाइडेड बाय प्लूरल प्रोटीन डिवाइडेड बाय सीरम प्रोटीन लेस देन 0.5, प्लूरल फ्लूइड LDH डिवाइडेड बाय सीरम LDH लेस देन 0.6। समझ में आ गया? अब दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए पेशेंट प्रेजेंट विथ फीवर, नॉक्टर्नल कफ, वीजिंग सिंस 1 मंथ। अब ये चीजें सम पढ़ के अपन को क्या आ रहा है दिमाग में? अस्थमा की दिमाग में आ रहा है। अस्थमा के अंदर भी ये होता है, नॉक्टर्नल कफ होता है, नाइट टाइम पे सिम्टम इंक्रीज हो जाते हैं। अस्थमा के अंदर सिम्टम कब इंक्रीज होते हैं? नाइट टाइम के अंदर। नाइट टाइम के अंदर सिम्टम क्यों इंक्रीज होते हैं? ड्यू टू कोल्ड। कोल्ड की वजह से नाइट टाइम में सिम्टम इंक्रीज हो जाते हैं अस्थमा के अंदर। नॉक्टर्नल कफ, वीजिंग सिंस 1 मंथ। लेकिन अस्थमा के अंदर कभी भी अपन को एक्सरे फाइंडिंग नहीं मिलेगी एबनॉर्मल। एक्सरे फाइंडिंग कभी भी एबनॉर्मल नहीं मिलेगी अस्थमा में। अब यहाँ पर क्या मिल रहा है? मिलियरी मोटलिंग ऑन दी एक्सरे। मिलियरी मोटलिंग का मतलब है ये जो लंग्स है इनके अंदर स्मॉल स्मॉल क्या मिलेंगे? ओपेसिटी मिलेगी लंग्स के अंदर, स्मॉल स्मॉल ओपेसिटी, मिलियरी पैटर्न की ओपेसिटी, जो अपन को कहाँ मिलती है? मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस के अंदर। वैसी
ओपेसिटी दिख रही है एक्सरे के अंदर, ये ओपेसिटी अपन को कभी भी अस्थमा में नहीं दिखेगी। लेकिन ये मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस का केस भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एब्सोल्यूट इयोसिनोफिल काउंट कितना दिया हुआ है, मोर देन 5000, और ट्यूबरकुलोसिस के अंदर कभी भी इयोसिनोफिल काउंट मोर देन 5000 नहीं मिलेगा अपन को। तो ना तो ये ट्यूबरकुलोसिस का केस है। कौन सी ट्यूबरकुलोसिस? मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस का केस भी नहीं है, और ना ही अस्थमा का केस है। और एग्जामिनर ने सबसे पहला ऑप्शन ही ए दिया हुआ है, और अपन क्या सोचेंगे कि मिलियरी मोटलिंग दी हुई है एक्सरे में, स्मॉल स्मॉल ओपेसिटी, तो इसका आंसर होगा मिलियरी टीबी। लेकिन मिलियरी टीबी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर इयोसिनोफिल काउंट मोर देन 5000 है, और कभी भी ट्यूबरकुलोसिस के अंदर इयोसिनोफिल का काउंट इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। और ना यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम दिए हुए जैसे नाइट स्वेट, और क्या दिया हुआ होगा टीबी के अंदर, और दिया हुआ होगा सीवियर वेट लॉस इन दी पेशेंट, क्योंकि टीबी क्रोनिक डिजीज है, उसकी वजह से वेट लॉस होगा। और कई बार ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में ब्लडी स्पुटम भी होगा, ब्लड होगा स्पुटम के अंदर। तो ये सब चीज़ें भी नहीं है, तो ए ऑप्शन भी रूल आउट हो गया और सी ऑप्शन भी रूल आउट हो गया, क्योंकि अस्थमा के अंदर कभी भी अपन को एक्सरे फाइंडिंग के अंदर मिलियरी मोटलिंग नहीं दिखेगी। एक्सरे फाइंडिंग अधिकतर अस्थमा की क्या होगी? नॉर्मल होगी। अब इसका आंसर होगा ट्रोपिकल पल्मोनरी इयोसिनोफिलिया। अब इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। ये क्या होती है? ये एक डिजीज होती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू माइक्रो फाइलेरिया वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी। वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी के खिलाफ अपनी बॉडी क्या करेगी? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करेगी, जिसकी वजह से लंग्स में क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा लंग्स के अंदर, तो अपन को एबनॉर्मल एक्सरे फाइंडिंग मिलेगी। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं, क्राइटेरिया हैं जो इसके, कुछ क्या क्या मिलेगा इसके अंदर। प्रोक्सिसोमल नॉक्टर्नल कफ मिलेगा इस कंडीशन के अंदर अपन को। साथ में क्या मिलेगा? डिस्निया, ये अपन को क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और क्या मिलेगा? इन्फिल्ट्रेट इन दी चेस्ट एक्सरे, ये भी अपन को क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। और जो ल्यूकोसाइट्स है वो एलिवेटेड मिलेगी, यानी कि ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा विथ इयोसिनोफिलिया मोर देन 3000 पर मीटर क्यूब। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मोर देन 5000। साथ में क्या मिलेगा? सीरम आईजीई का लेवल इंक्रीज मिलेगा, एंटीफाइलियर एंटीबॉडी मिलेगी, और क्लिनिकल इंप्रूवमेंट विथ डीईसी। डीईसी क्या है? डीईसी क्या है? डाई इथाइल कार्बामाजिन एंटीफाइलेरियल मेडिसिन है। जब इसको देंगे तो पेशेंट को क्या होगा? इंप्रूवमेंट फील होगा। अब ये जो भी सिम्टम होते हैं वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी के खिलाफ, जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रही है उसकी वजह से हो रहे हैं। अब ये सिम्टम नाइट टाइम के अंदर ज़्यादा होंगे, नाइट टाइम के अंदर ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो फाइलेरिया है ये अपनी बॉडी के अंदर नाइट टाइम के अंदर ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। ये जो वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी है ये नाइट टाइम के अंदर ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है बॉडी के अंदर, तो इसके खिलाफ नाइट टाइम में ज़्यादा सिम्टम आएंगे। समझ में आ रहा है? इसलिए क्वेश्चन के अंदर नॉक्टर्नल कफ दिया हुआ है, नाइट टाइम के अंदर कफ दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो गया ट्रोपिकल पल्मोनरी इयोसिनोफिलिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आईनाइसेट पे भी पूछा गया है एक बार। अब ये क्वेश्चन भी देखते हैं। ए फीमेल इज हाइपर वेंटिलेटिंग एंड डिवेलप्स ऑफ कार्पोपिडल स्पाज्म, व्हाट इज द कोज? अब क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे। हाइपर वेंटिलेशन दिया हुआ है, जब भी हाइपर वेंटिलेशन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? PaCO2 डिक्रीज हो जाएगा। PaCO2 डिक्रीज क्यों हो रहा है? ड्यू टू वॉश आउट ऑफ CO2 फ्रॉम लंग्स। जितनी भी CO2 होगी वो लंग से बाहर निकल जाएगी हाइपर वेंटिलेशन की वजह से, तो PaCO2 का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी
एल्कलोसिस। तो जब भी अपन हाइपर वेंटिलेट करते हैं तो अपनी जो CO2 है वो लंग से बाहर निकल जाती है, सारी CO2 लंग से बाहर निकल जाएगी, तो पल्मोनरी CO2 का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। अब जब ये डिक्रीज होगा तो इसको कंपनसेट कैसे करेगी बॉडी? इसको कंपनसेट करेगी, बाय किडनी से क्या करेगी, SCO3 को बाहर निकाल देगी थ्रू किडनी। किडनी से क्या करेगी, SCO3 को बॉडी से बाहर निकाल देगी, तो SCO3 का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो SCO3 का लेवल डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले ही एल्कलोसिस हो रहा है बॉडी के अंदर। अब जब एल्कलोसिस हो रहा है तो अब बॉडी के अंदर बेस का अमाउंट ज़्यादा हो गया, और SCO3 भी क्या है, बेस है। तो अब बॉडी क्या करेगी, किडनी के थ्रू SCO3 को बाहर निकालेगी ताकि बेस का लेवल डिक्रीज हो और एल्कलोसिस कम हो। तो ये कंपनसेशन है। तो जब भी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा तो PaCO2 का लेवल भी डिक्रीज होगा और SCO3 का लेवल भी डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है? अब रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की वजह से होता है हाइपोकैल्सीमिया। अब जब भी हाइपोकैल्सीमिया होगा तो टिटेनी की मैनिफेस्टेशन आ जाएगी, टिटेनी की मैनिफेस्टेशन आ जाएगी, जैसे कार्पोपीडल स्पाज्म। अब रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की वजह से कार्पोपीडल स्पाज्म यानी कि हाइपोकैल्सीमिया क्यों हो रहा है, ये समझेंगे अपन। नॉर्मली अपनी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम होता है वो दो फॉर्म में होता है। एक तो आयोनाइज फॉर्म के अंदर होता है, आयोनाइज फॉर्म के अंदर वो रहता है Ca2+ की फॉर्म में। एक होता है बाउंड फॉर्म में, और बाउंड किससे रहता है, एल्ब्यूमिन से बाउंड रहता है। एल्ब्यूमिन से क्या रहता है, बाउंड रहता है। अब क्या होगा, एल्ब्यूमिन है उससे कौन कौन बाइंड रहता है, H+ बाइंड रहता है। एक तो क्या रहता है, H+ बाइंड रहता है। एक रहता है कैल्शियम बाइंड। समझ में आ रहा है? तो अपनी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है वो दो फॉर्म में रहता है, एक तो आयोनाइज फॉर्म में, एक बाउंड फॉर्म में। आयोनाइज फॉर्म में तो वो प्लाज्मा के अंदर Ca2+ की फॉर्म में रहेगा, बाउंड फॉर्म में वो एल्ब्यूमिन से बाउंड रहेगा। अब एल्ब्यूमिन से दो चीजें बाउंड रहती है, H+ एंड कैल्शियम। जब एल्कलोसिस होगा तो प्लाज्मा के अंदर क्या होगा, प्लाज्मा के अंदर H+ डिक्रीज हो जाएगा। एल्कलोसिस के अंदर H+ डिक्रीज हो गया प्लाज्मा के अंदर। अब जब H+ डिक्रीज होगा तो जो H+ एल्ब्यूमिन से बाउंड है वो यहां से निकलकर प्लाज्मा में आ जाएगा कंपनसेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा के अंदर H+ कम हो रहा है। जब प्लाज्मा के अंदर H+ कम हो रहा है, एल्कलोसिस के अंदर H+ कम होगा प्लाज्मा के अंदर, तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो H+ एल्ब्यूमिन से बाउंड है वो प्लाज्मा के अंदर आ जाएगा। तो यहां पर जगह हो जाएगी, ये स्पेस क्या हो जाएगा, वेकेंट हो जाएगा। अब इस स्पेस को जो ये वेकेंट हो गया इसको भरने के लिए यहां पर कौन आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा। कैल्शियम आके बाइंड कर जाएगा यहाँ पे। तो जब कैल्शियम आके बाइंड करेगा तो एल्कलोसिस की वजह से जो H+ यहाँ आ रहा था उसको कंपनसेट करने के लिए कैल्शियम यहाँ आ गया। अब जब कैल्शियम प्लाज्मा से एल्ब्यूमिन पे बाउंड कर गया तो क्या हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया। समझ में आ रहा है? हाइपोकैल्सीमिया क्यों हो रहा है, दोबारा समझेंगे। एल्ब्यूमिन से H+ और कैल्शियम दोनों बाइंड करते हैं। अब एल्कलोसिस के टाइम क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर H+ डिक्रीज हो जाएगा। अब जब एल्ब्यूमिन पे जो H+ है वो क्या करेगा, जब प्लाज्मा में H+ कम होगा उसको कंपनसेट करने के लिए बाहर आ जाएगा और प्लाज्मा में आ जाएगा। अब यहाँ पर जो जगह कम हुई H+ के जाने से उसको कौन भरेगा, कैल्शियम आके भरेगा। अब कैल्शियम कहाँ से आएगा, प्लाज्मा से आएगा और एल्ब्यूमिन पे आके बाउंड करेगा, तो प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम कम हो जाएगा। तो एल्कलोसिस की वजह से होता है हाइपोकैल्सीमिया, और जिसकी वजह से हो जाता है कार्पोपीडल स्पाज्म टिटेनी। समझ में आ रहा है? और एसिडोसिस की वजह से क्या होता है, हाइपरकैल्सीमिया। एसिडोसिस में क्या होगा,
प्लाज्मा के अंदर H प्लस इंक्रीज हो जाएगा, एसिडोसिस में प्लाज्मा में H प्लस इंक्रीज हो जाएगा। अब वो H प्लस आके एल्ब्यूमिन पे बाउंड करेगा। अब एल्ब्यूमिन पे H प्लस इंक्रीज होगा तो कैल्शियम यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि या तो एल्ब्यूमिन पे H प्लस ज़्यादा होगा या कैल्शियम ज़्यादा होगा। जब H प्लस ज़्यादा होगा तो कैल्शियम बाहर निकल जाएगा, जब H प्लस कम होगा तो यहाँ पर कैल्शियम आ जाएगा। तो एसिडोसिस में होगा हाइपर कैल्सीमिया। समझ में आ रही है? तो जो ये कार्पोपिडल स्पाज्म हो रहा है वो हो रहा है हाइपोकैल्सीमिया की वजह से ड्यू टू एल्कलोसिस। समझ में आ गया? तो इसका आंसर हो गया सी।